हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस बेसिकली एक टेक्निक है जिसके द्वारा पेशेंट का ब्लड फिल्टर किया जाता है। अब जैसे इसमें क्या होता है, हीमोडायलाइसिस इज ए मेडिकल प्रोसीजर यूज टू क्लीन द ब्लड ऑफ ए पर्सन हुज किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मतलब हीमोडायलाइसिस एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जो किया जाता है क्यों, ब्लड को क्लीन करने के लिए ऐसे इंसान में जिसकी किडनियाँ प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रही है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग ए मशीन कोल्ड ए डायलाइज़र। ये किया जाता है एक मशीन की हेल्प से जिसको बोलते हैं डायलाइज़र। ओपन रेफर्ड एज एन आर्टिफिशियल किडनी। मतलब ये मशीन एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह भी काम करती है। इट रिमूव्स वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड। जो क्या करती है, अपने ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालने में हेल्प करती है। द प्रोसेस filter out toxin like यूरिया, क्रिएटिनिन एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ये प्रोसेस से क्या होता है कि ब्लड में से टॉक्सिन्स जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स ब्लड स्ट्रीम में से बाहर निकल जाते हैं। ब्लड इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू ए वेस्कुलर एक्सेस यूजुअली इन द आर्म। यूजुअली इन द आर्म का मतलब है कि ज़्यादातर ये हाथ से ली जाती है। इसका मतलब है कि ये वेसल्स से ब्लड लिया जाता है अपने बॉडी के थ्रू। वेसल्स के थ्रू ब्लड को लिया जाता है। क्लीन्ड इन द मशीन एंड देन रिटर्न इन टू द बॉडी। और जब ये ब्लड को अपन लेंगे अपनी वेन से और फिर इसको क्लीन करके डायलाइज़र में वापस डाल देते हैं अपने ब्लड स्ट्रीम में। Typically, patient need this treatment 3 times a week with each session lasting about 3 to 4 hours। मतलब इसको मतलब इस ट्रीटमेंट को एक वीक के अंदर 3 बार लिया जाता है और हर सेशन मतलब हर एक बार के अंदर लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। इट इज़ ए वाइटल ट्रीटमेंट फॉर पीपल विथ एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ और ESRD और एक्यूट किडनी फेलियर। ये किया जाता है या तो एक्यूट किडनी फेलियर यानी अचानक से कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अपने को हीमोडायलाइसिस की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर ESRD मतलब क्रोनिक रीनल फेल्योर की लास्ट स्टेज के अंदर जाके किया जाता है। जैसे 5 स्टेज होती है क्रोनिक रीनल फेल्योर की, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। तो 5th स्टेज के अंदर ESRD डेवलप्ड होता है, तो उसी स्टेज के अंदर ये किया जाता है। तो इसको अगर सिंपल भाषा में समझे तो जब हमारी किडनी अपना काम यानी ब्लड की सफाई बंद कर देते हैं तब हमें मशीन की ज़रूरत पड़ती है, उस डायलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। डायलाइसिस हीमोडायलाइसिस वही मशीन वाला प्रोसेस है जो ब्लड को फिल्टर करता है। आपके बॉडी से ब्लड एक ट्यूब के ज़रिए बाहर निकालते हैं और डायलाइज़र मशीन में जाता है। इस मशीन के अंदर एक स्पेशल फ़िल्टर होता है जो कचरा यानी टॉक्सिन्स निकाल देता है और साफ़ ब्लड वापस बॉडी में भेज देता है। ये प्रोसेस सिर्फ सफाई नहीं करता बल्कि बॉडी में मिनरल्स जैसे पोटेशियम और सोडियम का लेवल भी सही रखता है ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। ये कोई एक बार का इलाज नहीं है। अगर किडनी परमानेंटली ख़राब है तो जब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं करवाओगे तब तक हफ्ते में 2 से 3 बार हॉस्पिटल जाकर ये करवाना पड़ता है। फिर बात करते हैं हीमोडायलाइसिस के इंडिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले आता है एक्यूट किडनी इंजरी यानी AKI, सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन ड्यू टू ट्रोमा, इन्फेक्शन और एनी टॉक्सिन्स। एक्यूट किडनी इंजरी का मतलब अचानक किडनी का फेल होना। अगर किसी एक्सीडेंट या हैवी इन्फेक्शन की वजह से किडनी अचानक काम करना बंद कर दे तो टेम्परेरी डायलिसिस दी जाती है ताकि किडनी को रिकवर होने का टाइम मिल सके। फिर सेकंड इंडिकेशन आता है इसका क्रोनिक किडनी डिजीज CKD, when kidney reach stage 5 and stage renal disease with GFR below 15 ml per minute। अब CKD में क्या होता है कि धीरे धीरे अपनी किडनियाँ डैमेज होती रहती हैं। पहले थोड़ा पार्ट होएगा फिर थोड़ा और धीरे धीरे पूरी किडनी डैमेज होती रहती है। जब किडनी 85 से 90% लगभग 85 से 90% तक ख़राब हो जाए तब डायलिसिस लाइफ लॉन्ग या फिर ट्रांसप्लांट तक ज़रूरी हो जाता है। जब GFR बिलो 15 ml हो जाए तब अपने को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। फिर आता है रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया, dangerously high potassium level in the blood that cannot be controlled by medicines।
अब जैसे हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम का बढ़ना, बॉडी में पोटेशियम का बढ़ना। पोटेशियम अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। अगर दवाई से काम नहीं हो रहा तो अपन डायलिसिस ही लास्ट लास्ट ऑप्शन रहता है इसके अंदर। फिर इसके बाद आता है फ्लूइड ओवरलोड, सीवियर एडिमा और पल्मोनरी एडिमा। फ्लूइड इन लंग्स, पल्मोनरी एडिमा मीन्स फ्लूइड इन लंग्स दैट डजेंट रिस्पॉन्ड टू डायूरेटिक्स। जब हमारी किडनियाँ यूरिन नहीं बना पाती तो पानी बॉडी में बढ़ने लगता है, सीवियर एडिमा देखने को मिलता है। फिर तो ये पानी जो बॉडी में बढ़ने लगता है, ये पानी आगे जाके क्या करता है, अपने लंग्स में भी बढ़ने लग जाता है और पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है। और तब डायलिसिस से अपन एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालते हैं तो अपने को पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है इसके अंदर। फिर आते हैं इसके अंदर यूरेमिक कॉम्प्लिकेशंस, सीरियस सिम्टम्स लाइक यूरेमिक एंसेफेलोपैथी यानी ब्रेन इफेक्ट्स और पेरिकार्डियटाइटिस, हार्ट इन्फ्लामेशन। इसका मतलब जब खून में यूरिया और टॉक्सिन्स इतने बढ़ जाएं कि वो दिमाग में जैसे कन्फ्यूजन या सीजर्स ऐसे सिम्टम्स आने लग जाए, या दिल की लेयर जो अपने हार्ट की लेयर है उसको अफेक्ट करने लगे, तो ये इमरजेंसी इंडिकेशन बन जाते हैं जिसके अंदर अपने को डायलिसिस की नीड होती है। फिर बात करते हैं ड्रग ओवरडोज की। टू रिमूव सर्टेन टॉक्सिन्स और ड्रग्स लाइक एस्प्रिन एंड लिथियम रैपिडली फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई इंसान गलती से या जानबूझकर ऐसी दवाई या जहर पी लेता है जो ब्लड में घुल चुका है, तो डायलिसिस मशीन उस जो टॉक्सिक सब्सटेंस है या फिर जो भी जहर लिया है किसी ने भी, उसको फिल्टर करके बाहर निकाल सकता है। जैसे अब हमारे लीवर और किडनी जहर को निकालने में टाइम लेते हैं, लेकिन अगर जहर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो दिमाग और दिल बंद हो सकते हैं। डायलिसिस मशीन एक एक्सटर्नल फिल्टर की तरह काम करती है जो ब्लड से उस टॉक्सिक सब्सटेंस को तेज़ी से बाहर निकाल देती है, जिससे पेशेंट की जान बच जाती है। हर जहर जैसे ऐसा भी नहीं है कि हर जहर डायलिसिस से निकल सकता है, हर जहर डायलिसिस से नहीं निकलता, सिर्फ वही निकलता है जो डायलाइजेबल होते हैं, यानी जिनका मॉलिक्यूल साइज छोटा और वो ब्लड प्रोटीन्स में ना चिपके हों। जैसे कॉमन एग्जांपल से देखें तो अपन एस्प्रिन एंड लिथियम। लिथियम ये मतलब मेंटल डिजीज़ या कोई भी दिमागी बीमारियों में दी जाती है, इसका ओवरडोज दिमाग को डैमेज कर सकता है। एस्प्रिन, इसका ओवरडोज बॉडी में एसिड बढ़ा सकता है, एस्प्रिन का ओवरडोज। फिर इसके बाद में बात करते हैं रूट्स फॉर हीमोडायलिसिस। अब जैसे रूट की बात करें तो थोड़ा इसके बेसिक को समझ लेते हैं। जैसे जैसे आर्टरी का काम अपने काम है ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाना। ये क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, यानी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। और कहाँ लेके जाती है, ये ऑर्गन्स तक लेके जाती है ब्लड को। अब आपने क्या किया कि ये जो आर्टरी है इसके अंदर एक कैथेटर डाल दिया, जैसे हीमोडायलिसिस के लिए। अब जैसे आपने ये ब्लड निकाल लिया यहाँ से, इसको डायलिसिस भी करवा दिया और इसको वापस डालने के लिए या आर्टरी के अंदर जगह भी बना ली, लेकिन क्या हुआ कि आप इसको वापस कैसे भेजोगे, क्योंकि आर्टरी का काम तो है कि ब्लड को हार्ट से ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाना। लेकिन अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अपने को तो ब्लड को हार्ट की तरफ भेजना है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, तो ये रूट तो पॉसिबल नहीं है। और इसके अंदर एक रीज़न और है, जैसे अगर आप आर्टरी के अंदर कोई भी कैथेटर इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, आप जैसे यहाँ से ब्लड निकाल रहे हो तो आर्टरी क्या करती है, अपने ऑर्गन्स तक क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। अगर आप बीच में से कुछ अमाउंट में या कितना भी जैसे 50% या 70% ब्लड यहाँ से ले रहे हो, तो क्या होगा कि आगे कितने, आगे तो 100% की नीड थी, लेकिन आगे जा रहा है कितना, 20 से 30% जा रहा है। तो आगे के जो ऑर्गन्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा हो जाएगा और उससे उनमें नेक्रोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी अपने को। इसलिए अपन हमेशा डायलिसिस के लिए कैथेटर को डालते हैं कहाँ पे, वेंस के अंदर डालते हैं। इसमें क्या हो रहा है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, इसमें मैंने बीच में एक कैथेटर डाल दिया और ब्लड को बाहर मशीन तक ले जा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई परफ्यूज़न की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ये ब्लड आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑर्गन्स को O2
O2 देकर आ रहा है। इस ब्लड को इस ब्लड को हम निकाल रहे हैं एक पोर्ट से मशीन में। जैसे इस ब्लड को अपन निकाल रहे हैं एक पोर्ट से तो निकाल लिया, फिर मशीन में जाएगा, फिर दूसरे पोर्ट से अपन वापस डाल देंगे इसको। और इसमें क्या है कि ब्लड उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए। वेन वैसे ही ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जा रही है, और आपने भी फिल्टर करके उसी डायरेक्शन में दिया है। इसलिए जब भी कैथेटर डालते हैं तो वो वेन में डालते हैं, ना कि आर्टरी में। इसमें सबसे पहले रूट आता है कौन सा? सबसे पहले बात करते हैं इसमें सबक्लेवियन वेन और फीमोरल वेन कैथेटर की। इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक के अंदर कैथेटर लगाएंगे, ना कि दोनों में। या तो सब क्लेवियन में लगाएंगे या फीमोरल में लगाएंगे। यूज़ इन एमरजेंसी कंडीशन, इसको एमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। यूज़ मैक्सिमम फॉर 6 वीक्स या फिर 42 डेज़। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस कैथेटर को अपन बॉडी के अंदर 6 वीक्स के लिए लगा सकते हैं। यूज़ डबल पोर्ट कैथेटर, और कैसा कैथेटर लगाया जाएगा? डबल पोर्ट कैथेटर, यानी एक से ब्लड को निकालेंगे और दूसरे से फिल्टर करके वापस भेज देंगे। डबल पोर्ट कैथेटर लगाते हैं इसके अंदर। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन प्रोवाइड स्टेराइल केयर, और इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अपन ब्लड को फिल्टर करके डाल देंगे तो ये तो बार बार हटाएंगे नहीं, तो यहाँ पे अपने को इनको स्टेराइल रखना है। ये जो नोच हैं यहाँ पे इनको स्टेराइल रखेंगे इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए। टू प्रिवेंट ब्लॉकेज फ्लश्ड विथ हिपेरनाइज्ड सॉल्यूशन, ऐसा क्यों करेंगे? जैसे अगर मान लो कि अपन नॉर्मल वाटर से अगर इसको फ्लश करेंगे, ये जो कैथेटर डाला है इसको, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई भी ब्लड क्लॉट बन गया, तो आप यहाँ से अगर यहाँ से फ्लश करोगे तो वो क्या होगा? सीधा अपने हार्ट में चला जाएगा, और कोई भी हार्ट वेन को ब्लॉक कर सकता है हार्ट के अंदर। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर हेपरनाइज सॉल्यूशन डालते हैं, जो कि क्या करेगा? कोई भी अगर ऐसा क्लॉट बनाया तो उसको पहले साफ़ कर देगा, उसको पिघला देगा धीरे धीरे, और इसको धीरे बीच बीच में अपन हेपरनाइज सॉल्यूशन से इसको क्लियर करते रहेंगे, क्लॉट बनने ही नहीं देंगे इसके अंदर। फिर आता है इन केस ऑफ फीमोरल वेन कैथेटर अवॉइड हाई फाउलर पोजीशन। अब जैसे अपन ये फीमोरल कैथेटर लगाएंगे, फीमोरल वेन में कैथेटर लगाएंगे, तो अपने को हाई फाउलर पोजीशन अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि हाई फाउलर पोजीशन के अंदर पेशेंट कुछ इस तरीके से लेटता है, तो यहाँ से अगर बैंड करेगा तो यहाँ पे कैथेटर में कोई भी ब्लॉकेज आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा ये कैथेटर फीमोरल के अंदर। तो यहाँ से अगर पेशेंट बैंड होगा तो ये इसमें ब्लॉकेज आ सकता है कोई, तो इस पोजीशन को अपन अवॉइड करेंगे। और इसके कॉम्प्लिकेशन है जो इन्फेक्शन है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वाले जो नोच हैं ये बाहर रहेंगे तो कभी भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो इनको स्टेराइल का ध्यान रखना है, स्टेराइल रखना है इनको। फिर इसके अंदर सेकेंड रूट आता है, जो आता है एक्सटर्नल आर्टीरियो विनस शंट, मतलब रूट प्रिपेयर्ड बाय सर्जिकल इंसिजन ऑफ टू सिलिकॉन मेड कैनुलाज, वन इनटू एन आर्टरी एंड अनोदर इनटू ए वेन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक छोटा ऑपरेशन या फिर सर्जिकल इंसिजन करके दो सिलिकॉन की कैनुलास डाले जाते हैं। एक कैनुला को आर्टरी में फिट किया जाता है और दूसरे को वेन में। अब सिलिकॉन यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबल रहता है और रिएक्शन कम करता है, इसलिए सिलिकॉन का यूज़ करते हैं अपन। बोथ कैनुलास कनेक्टेड बाय यू शेप्ड रबर ट्यूब ड्यूरिंग डायलिसिस। अब जब पेशेंट का डायलिसिस चल रहा होता है तब इन दोनों कैनुलास को, आर्टरी और वेन वाली को, एक यू शेप्ड रबर ट्यूब के ज़रिए डायलिसिस मशीन से कनेक्ट किया जाता है। और जैसे ही जब डायलिसिस नहीं हो रहा होता है तब भी ये यू ट्यूब दोनों कैनुलास को जोड़े रखती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे, और जो भी दोनों आर्टरी या वेन के बीच में यू शेप की ट्यूब लगाई है वो ब्लॉक ना हो, कोई भी क्लॉट ना बने उसके अंदर। तो ये डायलिसिस के बाद में भी ये यू शेप की ट्यूब जुड़ी रहती है। फिर क्या करते हैं इसके अंदर, ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्टरी टू वेन डाइवर्जन। आर्टरी में ब्लड का प्रेशर हाई होता है, इस शंट की वजह से ब्लड का रास्ता बदल बदल दिया जाता है, मतलब डाइवर्जन किया कर दिया जाता है, जिससे ब्लड सीधा आर्टरी से निकलकर वेन में चला जाता है। ड्यूरिंग डायलिसिस ब्लड टेकन फ्रॉम आर्टीरियल एंड आफ्टर डायलिसिस ब्लड गोज थ्रू वेनस एंड। डायलिसिस के वक्त मशीन में गंदा खून आर्टीरियल एंड से लिया जाता है,
मशीन में साफ होने के बाद वही ब्लड वेंस के थ्रू वेंस के रास्ते से वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि जैसे अपन ने देखा था कि आर्टरी से तो ब्लड जाना वापस पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको आर्टरी से लेते हैं और वेन से वापस भेजते हैं। रूट प्रिपेयर्ड इन नॉन डोमिनेंट हैंड बिटवीन ब्रेकियो बेसिलिक और रेडियोसिफेलिक, मोस्टली रेडियोसिफेलिक में। इसमें क्या होता है कि ये संट अक्सर उस हाथ में लगाया जाता है जिससे पेशेंट ज़्यादा काम नहीं करता, नॉन डोमिनेंट हैंड। ये तो अ, या तो ये किया जाता है ब्रेकियो बेसिलिक के पास यानी अपने एल्बो के पास, या फिर किया जाता है रेडियोसिफेलिक के पास मतलब अपनी रिस्ट के पास। अब बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो इसके अंदर भी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है इन्फेक्शन, क्योंकि ये नलियाँ स्किन से बाहर निकली हुई रहती हैं, इसलिए जर्म्स के अंदर जाने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से इसमें इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं या फिर बहुत हाई रहते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट रूट की, जिसको बोलते हैं इंटरनल आर्टेरियो विनस फिस्टुला या फिर एवी फिस्टुला। तो इसके अंदर इसमें क्या होता है, रूट प्रिपेयर्ड बाय सर्जिकल एनाटमोसिस एन आर्टरी एंड ए वेन आर्टीरियो वेनलाइजेशन। अब इसमें एक आर्टरी और एक वेन को सर्जरी के जरिए आपस में जोड़ दिया जाता है, एक सर्जरी के जरिए आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को आर्टीरियो वेनलाइजेशन बोलते हैं। और आर्टेरियो वेनलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेन के अंदर आर्टरी जैसे तेज़ ब्लड फ्लो आने लग जाता है, जैसे आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो एकदम स्पीड से रहता है, वैसे ही अपनी वेन के अंदर भी ब्लड फ्लो स्पीड से हो जाता है। फिर आता है इसके अंदर फिस्टुला पैटर्न एंड वेन टू साइड आर्टरी ऑफ एनाटमोसिस। इसमें अक्सर वेन टू साइड आर्टरी का कनेक्शन किया जाता है। इसका मतलब है कि एक वेन को यहाँ से कट करके अपन यहाँ पे आर्टरी से जोड़ देते हैं। अगर आर्टरी कट करके वेन से जोड़ेंगे तो आगे मतलब ब्लड नहीं जा पाएगा और नेक्रोसिस हो जाएगा, इसलिए अपन वेन तो क्या होती है और भी जैसे छोटी छोटी खूब सारी वेन्स होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ सकती हैं, लेकिन आर्टरी नहीं होती इतनी सारी। तो ये क्या होगा कि अपन वेन वाले हिस्से को काट के और यहाँ आर्टरी के अंदर जोड़ देंगे इसको। रूट ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक डायलिसिस पेशेंट। ये क्रोनिक डायलिसिस पेशेंट जिन्होंने लंबे समय तक डायलिसिस की ज़रूरत होती है, ऐसे पेशेंट्स के मतलब चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर होता है और इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है इसके अंदर। फिर बात करें इन नॉन डोमिनेंट हैंड कहाँ लगाया जाता है, ये एक नॉन डोमिनेंट हैंड में लगाया जाता है और साइट भी वही है, या तो फिर ब्रेकियोबेसिलिक या फिर रेडियोसिफेलिक। इसको ब्रेकिया सिमिनो फिस्टुला भी बोलते हैं। ये जो इंटरनल एवी फिस्टुला है इसको ब्रेकिया किमिनो फिस्टुला भी बोलते हैं। फिर बात करें इसके कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन में होता है आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम, मतलब कि आर्टरी से ब्लड को चुरा लेना, स्टील कर लेना मतलब छीन लेना। इस सिंड्रोम विच डेवलप्ड आफ्टर क्रिएशन ऑफ एवी फिस्टुला, ऐसा सिंड्रोम जो एवी फिस्टुला बनाने के बाद डेवलप होता है। और एवी ग्राफ्ट इन विच मोर ब्लड डाइवर्टेड इनटू वेन रिजल्टिंग इन हाइपोपरफ्यूजन ऑफ डिस्टल एक्सट्रीमिटी कोज इस्चेमिया और नेक्रोसिस। अब क्या होता है कि यहाँ से क्या हुआ कि अपन ने एक वेन को जोड़ दिया आर्टरी से, अब यहाँ आगे जाना चाहिए था, जैसे आगे के जो भी ऑर्गन्स है ये फिंगर्स हैं इनको चाहिए था 100% ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे कितना जा रहा है 20 to 30%, बाकी का यहाँ यहाँ से ही वापस घूम के वेन के थ्रू ब्लड में जा रहा है। तो आगे के जो भी ऑर्गन्स है इनके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा, तो यहाँ पे इस्चेमिया या फिर नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और यहाँ पे नेल टिप्स पे फिंगर टिप्स पे क्या होगा, ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन अपने को अपीयर होगा। अब ये जो फिस्टुला है इसको मेचुरेशन टाइम होता है, मेचुरेशन टाइम ऑफ एवी फिस्टुला यूजुअली 1 मंथ यानी 4 to 6 वीक लगते हैं इसको मेच्योर होने के अंदर। फिर बात करते हैं टू चेक द पेटेंसी ऑफ एवी फिस्टुला, ऑस्कल्टेड फॉर ब्रूट साउंड। अब आप स्टेथोस्कोप पे सुनेंगे तो यहाँ पे ब्रूट साउंड सुनाई देगा, और पालपेट करेंगे हाथ लगा के फील करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ थ्रिल मतलब एक वाइब्रेशन फील होगा आपको, यहाँ पे हाथ लगाओगे तो एक वाइब्रेशन फील होगा, और स्टेथोस्कोप लगा के सुनोगे तो ब्रूट साउंड सुनाई देगी। डू नॉट मेजर बीपी
अब यहाँ से बीपी भी नहीं लेनी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टरी का ज़्यादातर ब्लड तो वापस से वेन में आ रहा है, तो यहाँ से आप बीपी लोगे तो वो सही अमाउंट नहीं बताएगा आपको, सही बीपी नहीं आएगा। एडमिनिस्टर इंजेक्टेबल और विड्रॉ ब्लड सैंपल फ्रॉम फिस्टुला एक्सट्रीमिटी। अब इसके अंदर से अपने को कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाना है या कोई भी ब्लड सैंपल नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ अपन ने क्या कर रखा है, वेन में तो आर्टरी को जोड़ रखा है, तो इसका भी ब्लड फ्लो आर्टरी की तरह बहुत तेज़ होगा। तो यहाँ पे अपन लेंगे तो सही वेन्स का ब्लड, लेकिन वो आएगा आर्टीरियल ब्लड। तो इसमें से ये वाला जो हैंड है, इसमें से ना तो कोई भी ब्लड सैंपल लेना है, ना बीपी मेज़र करना है, ना कोई भी इंजेक्टेबल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद में आता है इंटरनल आर्टेरियो विनस ग्राफ्ट। इसके अंदर क्या होता है, एन आर्टिफिशियल ग्राफ्ट यूज टू कनेक्ट एन आर्टरी एंड वेन। इसमें क्या होता है कि जैसे आर्टरी, ये कोई भी, जैसे ये आर्टरी है और ये अपनी वेन है, तो इसमें क्या होता है कि आर्टरी और वेन को यहाँ से डायरेक्ट ना जोड़ के क्या किया जाता है, एक कोई भी ट्यूब के थ्रू इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसा उन लोगों में करते हैं जिनकी जैसे वेन्स वीक होती हैं, जो ये बॉन्ड बनाने के लिए मतलब कैपेबल नहीं होती डायरेक्ट वेन टू आर्टरी जोड़ने के लिए, तो उनके अंदर बाहर से दूसरी अपन ट्यूब जोड़ देते हैं आर्टरी और वेन के अंदर। साइड टू साइड एनास्टमोसिस, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि भाई वेन को काट के अपन या आर्टरी में कनेक्ट कर देंगे, इसके अंदर अपन बीच के अंदर एक संट लगा देंगे, कोई भी अपन ट्यूब लगा देंगे, और ये कैसा पैटर्न बनेगा, एच पैटर्न बनेगा एच। अब जैसे एच जैसी शेप बन रही है, तो इसका पैटर्न कैसे बनेगा, एच। इन नॉन डोमिनेटिंग हैंड, कौन से हैंड में, नॉन डोमिनेटिंग हैंड में लगाना है। बिटवीन रेडियोसिफेलिक मोस्टली और ब्रेकियो बेसिलिक, कौन सी जगह लगाना है, वही रेडियोसिपेलिक एंड ब्रेकियो बेसिलिक। यूज़ काउज कैरोटिड आर्टरी। अब यहाँ पे आप इस जगह पे आप काउ की कैरोटिड आर्टरी भी यूज़ लग सकते हो, गाय की कैरोटिड आर्टरी, या फिर पॉलीटेट्रा फ्लूरो इथिलीन लेटेस्ट ट्यूब, या फिर क्या ले सकते हो, पॉलीटेट्रा फ्लूरो इथिलीन लेटेस्ट ट्यूब। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम, मतलब वही आर्टरी से ज़्यादा ब्लड या वेन्स के अंदर जाने लग जाएगा, जिससे आगे के जो ऑर्गन्स है उनके अंदर क्या होगा, नेक्रोसिस या फिर इस्चेमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। ग्राफ्ट स्टीनोसिस। अब स्टीनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग या फिर रास्ते का छोटा हो जाना। ग्राफ्ट या फिस्टुलास के अंदर की वॉल पर टिश्यू जमा होने लगते हैं, जिस वजह से ब्लड वेसल्स का रास्ता सिकुड़ जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिससे डायलिसिस मशीन में प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे डायलिसिस के वक्त जैसे आर्टीरियल प्रेशर का हाई होना, ये इसके साइन सिम्टम्स रहते हैं। फिर करते हैं एक दूसरा, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आता है ग्राफ्ट थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है क्लोटिंग, खून जम जाना। क्या होता है, जब स्टेनोसिस की वजह से ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, तो वहाँ ब्लड क्लोट बन जाता है। ये क्लोट ग्राफ्ट को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, ग्राफ्ट या फिस्टुला काम करना बंद कर देते हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। फिर बात करते हैं हीमोडायलिसिस के प्रिंसिपल के बारे में। तो सबसे पहले है डिफ्यूज़न, द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स जैसे वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेटर टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे डायलाइज़र मशीन के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक तरह की जाली होती है, एक तरह ये क्या करती है, एक तरफ इसके अंदर क्या होता है, एक तरफ तो गंदा ब्लड होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, साफ डायलिसेट लिक्विड होता है। अब ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन की क्वांटिटी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि डायलिसेट में ये जीरो होते हैं, इसलिए नेचुरल तरीके से वेस्ट खुद ब खुद ब्लड से निकलकर डायलिसेट में चला जाता है। क्योंकि क्या होगा, जैसे इस तरफ तो क्या है, एक जैसे कोई भी जैसे दो, आप कुछ भी पानी ले लो, इसमें कोई भी पानी लोगे तो यहाँ क्या होगा, ये तो एकदम साफ़ पानी है और ये गंदा पानी है, तो जो ये गंदा पानी है, इसमें से कुछ गंदगी क्या होगी, अपने आप इस तरफ जाने लग जाएगी इस मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये धीरे धीरे इसमें से कम हो जाएगी। फिर बात करते हैं ओस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन। इसमें पानी मूव करता है डायलेशेट सॉल्यूशन में, जैसे शुगर, डेक्सट्रोज या फिर सॉल्ट ऐड किए जाते हैं ताकि वो गाढ़ा रहे। जब डायलेशेट गाढ़ा होता है तो वो बॉडी के एक्स्ट्रा पानी को क्या करता है, ब्लड वेसल्स से अपनी तरफ खींच लेता है।
ये तब काम आता है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा एडिमा हो या फिर सूजन हो। फिर आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस वेयर वाटर एंड फ्लूइड आर पुश्ड थ्रू द मेम्ब्रेन यूजिंग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या फिर प्रेशर ग्रेडियंट। जैसे मशीन एक नेगेटिव प्रेशर यानी खींचने वाला जोर बनाती है, खुद की तरफ खींचती है, तो कैसा प्रेशर हो गया, नेगेटिव प्रेशर। सिर्फ ओस्मोसिस से सारा एक्स्ट्रा पानी नहीं निकलता, इसलिए मशीन एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट करती है जो ब्लड से एक्सेस फ्लूइड को फोर्स के साथ मेम्ब्रेन के पार धकेल देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कपड़े निचोड़ कर पानी निकालते हैं। जैसे अपन कपड़े धोते हैं तो उनको निचोड़ के पानी नहीं निकालते, जैसे उनको ज़बरदस्ती अपन निचोड़ेंगे और पानी निकलेगा, ठीक उसी तरीके से वहाँ से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। अब बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ हीमोडायलिसिस मशीन। हीमोडायलिसिस मशीन के लिए की कंपोनेंट्स को दो मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक तो ब्लड सर्किट जहाँ ब्लड घूमता है, और दूसरा डायलिसेट सर्किट जहाँ मतलब साफ लिक्विड होता है। डायलिसेट क्या करता है, साफ करता है ब्लड को। तो तो सबसे पहले देखते हैं डायलाइज़र, नोन एज द आर्टिफिशियल किडनी। इट इज़ मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट वेयर एक्चुअल फिल्ट्रेशन हैपन्स। मतलब इसके बिना फिल्ट्रेशन नामुमकिन है। इसके अंदर हजारों माइक्रोस्कोपिक होलो फाइबर्स होते हैं जो फिल्टर के काम करते हैं। एक साइड से ब्लड और दूसरे साइड से डायलिसाइड गुजरता है, एक्सचेंज करते हैं इसके अंदर। फिर आता है इसके अंदर ब्लड पंप, ए पेरिस्टाल्टिक पंप दैट मूव्स द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी टू द डायलाइजर एंड बैक। मतलब ब्लड पंप मतलब हार्ट की जैसे हमारी बॉडी का नेचुरल बीपी मशीन के अंदर ब्लड घूमने के लिए काफ़ी नहीं होता, इसलिए पंप ब्लड को एक फिक्स्ड स्पीड यूजुअली 200 से 400 ml पर मिनट पर खींचता और भेजता है ये डायलाइज़र। फिर आता है इसमें डायलिसिस डिलीवरी सिस्टम, मिक्स प्यूरिफाइड वाटर विथ कंसनट्रेट टू क्रिएट द डायलिसिस फ्लूइड। ये मशीन का वो हिस्सा है जो डायलिसिस फ्लूइड यानी साफ़ करने वाला लिक्विड बनाता है। इसमें आरओ वाटर और स्पेशल केमिकल कंसंट्रेशन को मिक्स किया जाता है। अब क्या होता है, अगर डायलिसिस बहुत ठंडा हुआ तो पेशेंट को ठंड लगने लगेगी यानी सीवरिंग होने लगेगी, और बहुत गर्म हुआ तो ब्लड सेल्स टूट सकते हैं, हीमोलाइसिस हो सकते हैं। इसलिए ये सिस्टम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। फिर आता है एयर डिटेक्टर एंड क्लैंप, ए सेफ्टी सेंसर दैट डिटेक्ट एयर बबल्स इन द ब्लड ट्यूबिंग टू प्रिवेंट एयर एम्बोलिज्म। अगर गलती से मशीन के ट्यूब्स में एयर चली जाए और वो पेशेंट की वेन में घुस जाए तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, यानी जानलेवा कंडीशन है। इसलिए इसके अंदर एक सेंसर क्या करता है, हवा दिखाता है, यानी ब्लड के अंदर कितनी एयर है वो डिटेक्ट होती है इसके अंदर, इस सेंसर के अंदर। फिर आता है हिपेरिन पंप, कंटिन्यूसली डिलीवर्स एंटोकोएगुलेंट हिपेरिन टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लोटिंग इनसाइड द मशीन। हिपेरिन पंप क्या करता है, खून को जमने से रोकता है। जब ब्लड बॉडी से बाहर निकल कर प्लास्टिक के ट्यूब में जाता है तो वो नेचुरल तरीके से जमना यानी क्लोटिंग होने लग जाएगा। हिपेरिन पंप थोड़ा थोड़ा मेडिसिन डालता रहता है ताकि ब्लड लिक्विड बना रहे या फिर वो क्लोट ना बने। फिर आता है इसके अंदर प्रेशर मॉनिटर्स, विनस एंड आर्टीरियल सेंसर्स दैट मॉनिटर द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो टू इंश्योर सेफ्टी एंड डिटेक्ट ब्लॉक्स। ये मशीन के वॉचमैन की जैसे काम करता है, जो ब्लड फ्लो को क्या करता है, प्रेशर पर नज़र रखता है। ट्यूब्स में दो जगह सेंसर लगे होते हैं जो कंटिन्यूसली डिजिटल रीडिंग दिखाते रहते हैं। अगर मशीन की ट्यूब कहीं से मुड़ जाए या फिर निडल फिस्टुला से बाहर निकल जाए तो प्रेशर अचानक बढ़ या घट सकता है, तो ये क्या करती है, उसको डिटेक्ट करती रहती है। ऐसे में क्या होगा, ये मॉनिटर तुरंत अलार्म बजा देता है और ब्लड पंप को रोक देता है ताकि पेशेंट को कोई हार्म ना हो या फिर खून ज़्यादा ना बहे। अब जैसे इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन, तो जैसे डायलाइज़र क्या था, मेन फिल्टर। ब्लड पंप क्या था, ब्लड को घुमाने के लिए। फिर डायल सेट क्या था, सफाई वाला लिक्विड बनाने के लिए। फिर एयर डिटेक्टर क्या था, बबल रोकने के लिए। हिपेरिन पंप क्या था, पंप जैसे खून को जमने से रोकने के लिए। प्रेशर मॉनिटर क्या था, प्रेशर मॉनिटर फ्लो और सेफ्टी चेक करने के लिए।
तो हेमोडायलिसिस मशीन के आपको की कंपोनेंट्स समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में बात करते हैं नर्सिंग केयर इन हीमोडायलिसिस। तो ये करते हैं प्री डायलिसिस केयर, यानी डायलिसिस से पहले कौन कौन सी केयर की जाती है। चेक बेसलाइन वाइटल साइंस लाइक बीपी, पल्स, टेम्परेचर एंड वेट टू कैलकुलेट फ्लूइड गेन। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, वेट असेसमेंट। ये इसलिए किया जाता है, चेक द पेशेंट्स प्री डायलिसिस वेट। अब जैसे इसको इजी बात हमें समझे तो जैसे वेट को अपन इसलिए कैलकुलेट करते हैं, जैसे अगर आज किसी का वेट 3 kg ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि मशीन को 3 लीटर पानी निकालना है। फिर आता है इसके अंदर वाइटल वाइटल साइंस। अगर पेशेंट का बीपी पहले से ही मतलब कितना हो, 90/60 mm ऑफ एच जी हो, तो ये डायलिसिस स्टार्ट करने में रिस्की हो सकता है, क्योंकि डायलिसिस से बीपी और ज़्यादा गिर जाता है। फिर करते हैं एसेस द एवी फिस्टुला फॉर ब्रूट, यानी साउंड एंड थ्रिल वाइब्रेशन। अब दो चीज़ें देखते हैं, जैसे एक तो थ्रिल, थ्रिल का मतलब हो गया वहाँ पे फील करके वाइब्रेशन चेक करेंगे, और ब्रूट यानी स्टेटोस्कोप से ब्रूट साउंड सुनाई देगी। अगर ये दोनों नहीं है तो फिस्टुला ब्लॉक है या फिर प्रोसीजर नहीं हो सकता। फिर इसके अंदर मेडिकेशन रिव्यू, withhold antihypertensive drugs as they can cause BP to drop during dialysis। अब मेडिकेशंस को होल्ड पे रखना है, जैसे डायलिसिस के दौरान बीपी नेचुरली गिरता है, अगर दवाई खा ली तो पेशेंट शोक में भी जा सकता है। विटामिन्स मशीन में फिल्टर होकर निकल जाते हैं, इसलिए प्रोसीजर के बाद देना सही है। फिर बात करते हैं इंट्राडायलिसिस की, मतलब जब मशीन चल रही है तब नर्स की नज़र इन चीज़ों पर होनी चाहिए। किन चीज़ों पर होनी चाहिए, मॉनिटरिंग, मॉनिटर बीपी एंड हार्ट रेट एवरी 30 to 60 मिनट्स। इसके अंदर मतलब अपने को हर 30 या 1 घंटे में, 30 मिनट या 1 घंटे में बीपी चेक करना है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है हाइपोटेंशन यानी बीपी गिरना। अगर पेशेंट कहे कि उसे चक्कर आ रहे हैं या फिर धुंधला दिखाई दे रहा है तो तुरंत बीपी चेक करें। फिर होता है इसके अंदर मशीन में हिपेरिन की डोजेज चेक करना। ब्लड मशीन में जाते ही जम सकता है, हिपेरिन उसे लिक्विड बनाए रखने में हेल्प करता है, लेकिन ज़्यादा हिपेरिन से ब्लीडिंग का खतरा होता है, इसलिए हिपेरिन का लेवल चेक करते रहना चाहिए। फिर आता है इसके अंदर सेफ्टी, चेक द ब्लड ट्यूबिंग फॉर किंग्स, लीक्स और एयर बबल्स। मतलब अलार्म पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे एयर डिटेक्टर। अगर ट्यूब में बबल दिखे तो मशीन को तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए ताकि एयर एम्बोलिज्म ना हो। कॉम्प्लिकेशन वॉच में ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ मसल क्रैम्प्स, नोजिया और हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की तो जैसे अभी अपन ने बात कर ली, क्रैम्प, अगर पेशेंट के पैरों में क्रैम्प्स उठें, ये तब होता है जब फ्लूइड जो होता है वो तेज़ी से निकल जाए। इसका सॉल्यूशन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यूएफ की स्पीड कम करना और थोड़ा सेलाइन एनएस देना। फिर बात करते हैं पोस्ट डायलिसिस, यानी प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद क्या नर्सिंग केयर, क्या नर्स की क्या ड्यूटी होती है। वेट चेक, रिवेट द पेशेंट टू सी हाउ मच फ्लूइड वॉज रिमूव। मतलब फिर से वज़न चेक करना है, ये देखने के लिए कि मशीन ने उतना पानी निकाल दिया जितना उस हमने टारगेट किया था या फिर नहीं निकाला, इसलिए अपने को फिर से वज़न चेक करना होता है उसके अंदर। फिर आता है ब्लीडिंग कंट्रोल, अप्लाई फिर्म प्रेशर टू द एसेस साइड अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप्स। अब पेशेंट के खून में हिपेरिन होता है, इसलिए जल्दी क्लोटिंग नहीं होती। हाथ से प्रेशर देना सबसे बेस्ट है, टाइट पट्टी नहीं बांधनी चाहिए हाथ पे। फिर आता है पोस्ट असेसमेंट, चेक फॉर डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, हेडेक एंड कन्फ्यूज़न। जब खून से कचरा टॉक्सिन्स बहुत जल्दी निकलते हैं तो ब्रेन में स्वेलिंग आ सकती है, इससे डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम कहते हैं। या फिर अपने को कन्फ्यूज़न या हेडेक जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है इसके अंदर। अब अपने को इसके बाद में भी जैसे फिस्टुला केयर एजुकेशन दे रही है, पेशेंट को समझाना है कि जिस हाथ में फिस्टुला है उस पर सर रख के सोना नहीं है, उस हाथ पे भारी सामान ना उठाएं या फिर वहाँ कोई भी वॉच या फिर टाइट कपड़े ना पहने उस जगह पे। तो यहाँ पे अपना टॉपिक हीमोडायलिसिस होता है कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।